Everyone, welcome to my channel Student Tutorial. I am Shabnam here. We all know that कि हमारा चैप्टर क्या चल रहा है, 9th बायोलॉजी का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? हमने एक पार्ट लिया था सेल का जो था न्यूक्लियस। ओके, हमने उसके सारे स्ट्रक्चर में क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, किस चीज़ों से मिलके वो बना होता है, और जो कंपोनेंट होते हैं उनमें भी वो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उनकी क्या इम्पोर्टेंस है, क्या सिंथेसिस होती है, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिटेल में और बहुत सिंपल वे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब हम आते हैं एक और पार्ट जो सेल का है, जो है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म आज हमारा टॉपिक है। उसके बाद हम एक डिफरेंस पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में। ये हमारे एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है, ये भी बहुत सिंपल है। तो आज चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साइटोप्लाज्म क्या है, और जैसे मैं यहाँ पे एक सेल छोटा सा ड्रॉ करती हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करती हूँ, ये हमारा सेल है। ठीक है, और उसके अंदर ये न्यूक्लियस है, सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस। कल काफ़ी इस पे बात हुई थी। अब ये जो एरिया है, ये एक ग्राउंड सब्सटेंस से भरा हुआ एरिया है, यही हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, जो सेल के अंदर होता है, न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता। न्यूक्लियस के अंदर जो होता है वो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, बट सेल के अंदर जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है वही हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, तो स्ट्रक्चर से समझ में आ गया हो। साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ सेल विच इज प्रेजेंट इन द सेल, और जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब ये देखो आप, ये जो है ये आपको दिख रहा है कहाँ पे है, ये हमारा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस जो होता है कवर होता है न्यूक्लियर एनवेलप से। जो बाहर की न्यूक्लियस की कवरिंग होती है, हमने कल ही पढ़ा था कि वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बनी होती है, जिसको न्यूक्लियर एनवेलप कहते हैं। तो ये न्यूक्लियर एनवेलप, और ये बाहर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये बाहर सेल की कौन सी कवरिंग होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। और न्यूक्लियस जो कवर होता है स्ट्रक्चर से, मेम्ब्रेन से, वो होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप। तो साइटोप्लाज्म जो है इन दोनों के बीच में प्रेजेंट है। आपको स्ट्रक्चर में सही से दिख रहा होगा, छोटा है स्ट्रक्चर, बट आई थिंक आपको सही से समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्राउंड सब्सटेंस है वो न्यूक्लियोप्लाज्म, मतलब न्यूक्लियर का जो स्ट्रक्चर है, जो उसकी आउटर कवरिंग है, ये जो आउटर कवरिंग है उसके बाहर प्रेजेंट है, और जो बाहर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल की कवरिंग है उसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा हुआ कि इट इज अ पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, दूसरा हुआ कि इट इज प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियर एनवेलप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर सही समझ में आ रहा है, इसमें कुछ अलग से सोचना या फिर रटना नहीं है। ये स्ट्रक्चर को देख के समझ में आ रहा है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल के बाहर कवरिंग होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो या न्यूक्लियर एनवेलप का जो न्यूक्लियर की कवरिंग होती है, उनके बीच में ये ग्राउंड सब्सटेंस सेल का पड़ा हुआ है, वो एक सेल का पार्ट है। समझ में आ गया? ठीक है, अब चलते हैं दूसरा पॉइंट। जो ये कंसिस्ट होता है, इसके अंदर भी एक पार्ट होता है जिसको हम साइटोसोल कहते हैं। साइटोसोल जो होता है एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, ये साइटोप्लाज्म का सब्सटेंस है। ठीक है, साइटोप्लाज्म में जो साइटोसोल होता है एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है। इसमें 90% जो होता है वाटर होता है, और ये जो मतलब सेल का बायोकेमिकल लाइफ को सस्टेन करता है, या बायोकेमिकल लाइफ को उसको मतलब चलाता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो साइटोसोल जो होता है साइटोप्लाज्म का एक्वस सब्सटेंस होता है। एक्वस मीन्स वाटर, तो ये एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है। हमने बताया कि इसमें 90% वाटर होता है, जो बायोकेमिकल लाइफ जो होती है सेल की उसको चलाते हैं। इसमें आयंस, प्रोटीन, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, क्योंकि अब सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक ग्राउंड सब्सटेंस है, तो उसके अंदर बहुत सी चीज़ें होंगी ना प्रेजेंट, तभी तो लाइफ को सेल को पूरी तरह से जो भी ज़रूरत होगा उसको देगा। तो इसमें प्रोटीन भी है, आयंस भी है, और इसमें सेल ऑर्गेनिज्म भी है। सेल ऑर्गेनिज्म हम आने वाले वीडियोस में पढ़ाएंगे कि सेल ऑर्गेनिज्म क्या होता है। वो सेल के साइटोप्लाज्म का जो एरिया है ना, ये जो साइटोप्लाज्म का एरिया ना, वहीं पर सेल ऑर्गेनिज्म मतलब प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देके बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और लाइसोसोम हो गया, आपका वैक्यूल्स हो गया, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। ये सारी चीज़ें जो होती है सेल ऑर्गेनिज्म है, और ये सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो साइटोप्लाज्म में ही पड़े रहते हैं। ठीक है, तो
साइटोप्लाज्म का ग्राउंड एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस क्या हो गया, साइटोसोल हो गया। और साइटोसोल जो होता है 90% ऑलमोस्ट इसमें वाटर होता है, और ये जो होता है ऑलमोस्ट मतलब साइटोप्लाज्म का यही मेन पार्ट होता है जिसमें सेल ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं। तो साइटोप्लाज्म बहुत ही इजी था और बहुत सिंपल था, इसमें ज़्यादा कुछ पढ़ने का नहीं है, ठीक है। अब जो आता है नेक्स्ट वो होता है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आई होप आपको साइटोप्लाज्म के बारे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही हो, तो मैं इसको अभी यहाँ पे इरेज करती हूँ और आपको डिफरेंस के लिए डायग्राम भी एक में बनाती हूँ जिससे आपको डिफरेंस समझ में आए, ठीक है। ओके, तो चलिए हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल देखेंगे। ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है, यह हमारा यूकैरियोटिक सेल का डिफरेंस है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है? प्रो मतलब जो यहाँ पे प्रो का मतलब है दैट इज अ प्रिमिटिव यानी जो बहुत पहले था, बहुत ज़्यादा पहले था, उन प्रिमिटिव ऐसी चीज़ों को ही कहते हैं जो बहुत सालों पहले चीज़ें रहती हैं, उनको प्रिमिटिव कहते हैं। और कैरियोटिक जो होता है वो न्यूक्लियस को डिनोट करता है, न्यूक्लियस को कैरियोटिक हम कह सकते हैं। तो ऐसा न्यूक्लियस जो बहुत पुराना था, बहुत पुराने टाइम में जो न्यूक्लियस थे उसके बारे में बात यहाँ पे हो रही है, वो प्रोकैरियोटिक सेल में आएगा। अब यूकैरियोटिक जो है, यू का मतलब होता है ट्रू यानी सच्चा, जिसमें सचमुच वो अच्छा दिख रहा हो, समझ में आ रहा हो, तो यू। और कैरियोटिक का मतलब यहाँ पे भी है न्यूक्लियस, तो यानी ऐसा न्यूक्लियस जो एक्चुअल में है, जो एक्चुअल में प्रेजेंट है, वो हो गया यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पे हमारा इवोल्यूशन दिखता है कि पहले किस तरह की चीज़ें हुआ करती थी, उनके अंदर कितनी चेंजेस आए, कितनी इवोल्यूशन हुआ, कितनी वेरिएशन स्टार्ट हुए, तो जाके हमारा यूकैरियोटिक सेल बना। जैसे फॉर एग्जांपल आप मोबाइल फ़ोन को ही ले लीजिए, आप बहुत पहले कुछ और टाइप के फ़ोन हुआ करते थे, टेलीफोन घर में हुआ करते थे। अब जो है बहुत स्मार्टफोन आ गए हैं, टैबलेट्स आ गए हैं, तो ये भी एक तरह का इवोल्यूशन ही है। सेम ऐसे ही पहले की जनरेशन में चीज़ें बहुत अलग थी, फिर धीरे धीरे चीज़ें अलग हुई। तो ऐसे हमारे सेल में भी हैं कि पहले के सेल जो है बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव थे, उनमें बहुत सी चीज़ें जो थी जो अभी है प्रेजेंट वो नहीं थी, जो अभी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है वो पहले के प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं थी। इसीलिए ये डिफरेंस इसमें बताया गया है कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। जैसे फर्स्ट हम लेते हैं साइज का डिफरेंस। ये साइज में बहुत ही स्मॉल थी, ऑलमोस्ट 1 to 10 mm थी। ये जो होती है साइज में, इनके कंपेरिजन में लार्ज सेल है, इट इज अबाउट 5 to 100 mm, ठीक है। सेकेंड वन है, इसमें न्यूक्लियस जो होता है अब्सेंट होता है। इसमें बोले ना प्रिमिटिव न्यूक्लियस, तो प्रिमिटिव न्यूक्लियस अब्सेंट हम ये नहीं कहेंगे कि 100% वो डिसअपेयर है, नहीं दिख रहा है, दिखता है, बट क्योंकि क्या होता है, कोई भी सेल के को डिफिनिट शेप कौन देता है, उसका मेम्ब्रेन देता है। मैंने ये बताया है ना कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेल को एक डिफिनिट शेप देता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवलप जो होता है न्यूक्लियस को एक डिफिनिट शेप देता है। तो यहाँ पे जो है एक न्यूक्लियस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत है, बट वो पूरी तरफ से डेवलप नहीं है। अगर डेवलप नहीं है इसका मतलब उसको एक डिफिनिट शेप देने वाला न्यूक्लियर एनवलप नहीं है। मतलब अगर मान लो कि ये जो है हमारा न्यूक्लियस है, इसको वो चारों तरफ एक मेम्ब्रेन से बाउंडेड है, तो उसका राउंड हमको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, स्फेरिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है, हम बोल सकते हैं ये स्फेरिकल है। अगर ये जो चीज़ है ये नहीं है, ये नहीं है, ऑलमोस्ट ऐसे गायब है, तो हमें क्या दिखेगा? कुछ नहीं दिखेगा। तो एग्जैक्टली यहाँ पे यही चीज़ हो रही है कि जो प्रोकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस ऑलमोस्ट एब्सेंट है, अगर थोड़ा बहुत उसका कुछ मटेरियल है भी तो वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं है, और मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होने से क्या हो गया कि वो एक डेफिनेट शेप में नहीं है, इसलिए हम उसको नहीं ले सकते, कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पे है न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट है, जो हमने कल ही देखा था कि एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है सेल में, जो सेंट्रली लोकेटेड होता है, एनवेलप उसके चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, उसमें पोर्स होते हैं, ये हमने कल ही देखा था, ठीक है। कंटेन सिंगल क्रोमोसोम्स, जैसे कल हमने देखा था कि एक न्यूक्लियस में ढेर सारे
मटेरियल ऐसे थ्रेड टाइप के पड़े हुए हैं, यहाँ पे न्यूक्लियोलस है, ठीक है। न्यूक्लियोलस भी ज़्यादा वेल डिफाइंड नहीं था। तो क्रोमेटिन मटेरियल जो है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं, वो जब सेल डिवीजन होता है तो क्या बनाते हैं, क्रोमोसोम बन जाते हैं। वो कंडेंस होकर सेल डिवीजन के टाइम क्रोमोसोम बन जाते हैं। तो ये क्रोमोसोम जो होते हैं प्रोकैरियोटिक में सिर्फ सिंगल होते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल में होते हैं मोर देन वन होते हैं, ठीक है। देखो कितना चेंजेस, कितना इवोल्यूशन है सेल में, देखो आप। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है न्यूक्लियोलस, इसमें अब्सेंट होगा, और इसमें न्यूक्लियोलस जो होता है वो प्रेजेंट होता है। अब जब न्यूक्लियस ही इसमें वेल डिफाइंड नहीं है, डेवलप नहीं है, बहुत प्रिमिटिव है, तो न्यूक्लियोलस कैसे हो सकता है। न्यूक्लियोलस तो उसके अंदर का एक छोटा पार्ट होता है ना, एक न्यूक्लियस जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो यहाँ पे ये एटलीस्ट दिख रहा है यूकैरियोटिक सेल में। उसके बाद सेल ऑर्गेनिज्म आर एब्सेंट। तो सेल ऑर्गेनिज्म मैंने बताया ना, जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया और गोल्जी बॉडी एंड राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे जो होते हैं सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं जो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें वो नहीं है, एब्सेंट है, इसमें वो प्रेजेंट है, ठीक है। 6 है कि इसमें सेल डिवीजन जो होते हैं बहुत प्रिमिटिव टाइप के होते हैं, बहुत सिंपल टाइप के होते हैं, जैसे कि बडिंग और फ्यूजन, ओके। इसमें जो होते हैं सेल डिवीजन थोड़े उससे इवोल्यूशनरी टाइप के होते हैं, जैसे माइटोटिक या मियोटिक, ठीक है। तो ये बहुत एक ना बहुत कंपैरेटिव टाइप की स्टडी है कि इसमें क्या चीज़ें नहीं थी पहले के टाइम में, और इसमें बहुत डेवलप करके बहुत सी चीज़ें आ गई हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बना देती हूँ प्रोकैरियोटिक का। ये है प्रोकैरियोटिक सेल, ठीक है। इसमें जो है आपको थोड़े बहुत क्रोमोसोम्स दिख जाएंगे, 2 ऐसे दिख जाएंगे। इसमें आपको कैप्सूल्स दिख जाएंगे, थोड़ा डीएनए वगैरह दिख जाएगा, राइबोसोम दिख जाएगा, बस। इससे ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा। बट अगर हम बात करें हमारे यूकैरियोटिक सेल की, तो उसमें आपको दिखेगा एक बड़ा सा अच्छा सा सेल के अंदर एक न्यूक्लियस दिखेगा। न्यूक्लियस जो है ऑलरेडी मेम्ब्रेन बाउंडेड होगा। इसके अंदर आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको एक माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखेगा, इसमें आपको वैक्यूल्स दिखेगा, प्लास्टिड दिखेगा। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आपको अच्छे से दिखेंगी। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। तो ये हमारा जो होता है वेल डिफाइंड जो होता है यूकैरियोटिक सेल है, जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है और सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, और इसमें न्यूक्लियोलस अंदर प्रेजेंट है, इसके अंदर, ठीक है। इसमें न्यूक्लियोलस प्रेजेंट है, क्रोमेटिन मटेरियल प्रेजेंट है। तो ये हमारा वेल डिफाइंड यूकैरियोटिक सेल हो गया, और ये हमारा बहुत ही प्रिमिटिव प्रोकैरियोटिक सेल हो गया। तो आई होप आपको आज का जो हमारा टॉपिक था वो समझ में आया हो। साइटोप्लाज्म के बारे में हमने बात की कि साइटोप्लाज्म जो होता है एक सेल का पार्ट होता है, और वो जो होता है न्यूक्लियर एनवेलप और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का पार्ट होता है, ठीक है। उसमें सेल ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं। उसमें जो एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस होता है उसको साइटोसोल कहते हैं। स्पेशली साइटोसोल में सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह प्रेजेंट होते हैं। इसमें आयंस और प्रोटीन होते हैं। साइटोसोल में जो होता है 90% वाटर होता है, जो बायोकेमिकल जो लाइफ होती है सेल की उसको चलाता है, ठीक है। उसके बाद हमारा साइटोप्लाज्म खत्म हो गया, क्योंकि उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, वो एक ग्राउंड मटेरियल है, सब्सटेंस है, तो उसमें और ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो। उसके बाद हमने एक और नया टॉपिक लिया, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, जिसमें हमने बताया कि साइज में ये बहुत पहले की सेल थी, जो बहुत जब हमारे बहुत पूर्वज वगैरह थे तब की ये सेल थी, जिनमें बहुत मतलब उससे भी पहले की सेल कह सकते हैं, जो माइक्रोस्कोपिक चीज़ें होती हैं उनमें दिखती हैं। तो उसमें जो होता है सेल का साइज़ बहुत छोटा होता है, न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, बहुत प्रिमिटिव होता है, न्यूक्लियोलस भी एब्सेंट होते हैं, सेल ऑर्गेनिज्म वगैरह एब्सेंट होते हैं, और इसमें जो होता है क्रोमोसोम ओनली 1 होता है, इसमें मोर देन 1 होता है, ये साइज में बड़े होते हैं।
न्यूक्लियस के चारों तरफ इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप होता है, न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, क्रोमोसोम भी ज़्यादा होते हैं, इनमें डिवीज़न भी जो होता है सेल डिवीज़न भी माइटोटिक और मियोसिस वगैरह सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके बता दिया कि ये देखने में ऑलमोस्ट ऐसा होता है। इसमें कैप्सूल पड़ा होता है, थोड़ा बहुत डीएनए और राइबोसोम्स वगैरह पड़े होते हैं, एक दो क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। ये जो होता है ऑलरेडी इसमें एक सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस होता है, बाकी जितने भी सेल ऑर्गेनल्स वगैरह होते हैं सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप आज का आपको वीडियो समझ में आए, और बाकी इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जो है सेल ऑर्गेनल्स, उसमें हम लेके आगे जो भी सेल ऑर्गेनल्स में सेल के उसको लेके पढ़ेंगे। तो हमारा वीडियो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।